हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर पढ़ेंगे जो वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया बी के साथ, किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग हिज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। नेपाल से इंडिया में अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। लेकिन इसमें कस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कस्टम्स पे चेक नहीं कराया जाएगा गुड्स और सीधे चोरी छुपे इंडिया में लाया जाएगा। 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये। यहाँ पे कंसिडरेशन जो है 10,000 रुपए का, वो तो लीगल है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो स्मगलिंग का है, क्योंकि कस्टम में चेक नहीं कराएंगे ना, वो इलीगल है, ऑब्जेक्ट इलीगल है। ठीक है, सेक्शन 10 में दिया हुआ है कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय, वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो फ्री कंसेंट के द्वारा मेड किए जाते हैं। जो भी पार्टीज है एक दूसरे के साथ फ्री कंसेंट करती हैं। कंसेंट उनका फ्री होता है, कोई फोर्सफुली नहीं होता है, या कोई जो 5 आइटम्स हमने पढ़े थे जिससे कंसेंट इफेक्ट हो सकता है, उससे इफेक्टेड नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, कई सेक्शंस दिए हैं, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट को कानून ने ही वॉइड डिक्लेयर किया है कि ये चाहे कुछ भी हो, ये वैलिड नहीं है, वॉइड है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं और कौन से नहीं है, सेक्शन 23 में दिया हुआ है। सारे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होंगे किसी भी एग्रीमेंट के अगर वो इन 6 चीजों से अफेक्टेड नहीं है। तो अगर ये 6 चीजें नहीं है तो सारे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होंगे। इसको अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे नीचे, लेकिन अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। या तो वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, अगर वो इस तरीके का है कि अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो कानून के किसी प्रावधान का वो उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व्स और एम्प्लॉइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी पर्सन को इंजरी करने वाला हो या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी करने वाला हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट द्वारा इमोरल घोषित नहीं किया जाना होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। और कोर्ट द्वारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ऐसा ना उसको डिक्लेयर किया हो। ठीक है, इस 6 चीजों को हम लोग अभी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अगर ये 6 चीज नहीं है एग्रीमेंट में, तो सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसिडरेशन वैलिड है। ठीक है, और अगर इसमें से कोई एक भी है तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो इसको 6 को एक एक करके देख लेते हैं। पहला था इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो कौन से एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं? जो किसी कानून द्वारा पनिशेबल होते हैं, या फिर किसी रेगुलेशन या ऑर्डर के द्वारा पनिशेबल होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। जैसे कि कानून बन गया, उस कानून की में पावर्स दी गई हैं, उस पावर्स का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर निकाला या कोई रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, तो उसके द्वारा भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन होगा, इसलिए ये इलीगल होगा। अगर ऐसा है तो फिर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल AK-47 मशीन गन टू बी। आर्म्स एक्ट में ये प्रोहिबिटेड है AK-47 मशीन गन बेचना, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। सेकंड देख लेते हैं, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ में क्या क्या शामिल है? लॉ में लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स, जो एक्ट्स होते हैं वो शामिल है। रूल्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ वो भी शामिल है।
एनी अदर रूल फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, ये भी शामिल है। देखिए इसमें इन केसेस में डायरेक्ट वायलेशन तो नहीं हो रहा है कानून का, लेकिन इनडायरेक्ट वायलेशन हो रहा है कानून का, इसलिए ये एग्रीमेंट्स वॉइड है। ठीक है, इनडायरेक्ट वायलेशन कैसे होता है, ये एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। ए ने बी को लोन दिया ताकि बी उससे स्मगलिंग का बिजनेस कर सके उस पैसे से। यहाँ हालांकि लोन देने वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए ये लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और ए अपना पैसा वापस नहीं ले सकता है क्योंकि उसका पैसा उसने इसलिए दिया है ताकि इलीगल काम किया जा सके। थर्ड है, इट इज फ्रॉडुलेंट, किसी को भी कोई एग्रीमेंट किया जाए ताकि दूसरे को फ्रॉड किया जा सके तो वो भी वॉइड होगा। ठीक है, ए बी और सी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, ए बी और सी एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग कहीं फ्रॉड करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसको आपस में बांटेंगे, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है। फोर्थ देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स और इंप्लॉइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व्स और इंप्लॉइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म करना चाहता है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो फिर एग्रीमेंट वॉइड है। ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि वो किस लिए किया, सी का हड्डियां तोड़ने के लिए, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है और कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ए एंड बी ने एग्रीमेंट किया किस लिए, सी की कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये भी एग्रीमेंट वॉइड है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। जब एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट का तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और वो एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट वॉइड है। इफ इट इज रिगार्डेड एज इमोरल बाय कोर्ट, जहां पे भी ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन इमोरल है तो फिर ये एग्रीमेंट इलीगल होगा और वॉइड होगा। किस तरह की इमोरलिटी हो सकती है, सेक्सुअल इमोरलिटी यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, फर्दरेंस ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी यानी कि जैसे किसी ने अपना मकान प्रोस्टिट्यूशन के लिए किराए पे दिया, इंटरफेरेंस विद मैरिटल रिलेशंस, किसी लेडी को डाइवोर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड से मनी दिया गया एडवांस, तो ये सब इमोरल है और इसको ये एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड है। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, तो अगर कोर्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानती है इसको तब वो भी वॉइड है। कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली इसमें, जो कि फर्दरेंस ऑफ करप्शन के लिए होते हैं, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए या फिर इनजस्टिस को बढ़ावा देने के लिए या इमोरलिटी को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है और ये एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। इसको इस लास्ट पॉइंट को हम लोग और थोड़ा डिटेल में, अभी बहुत डिटेल में देखते हैं। तो कौन कौन से एक्ट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। ट्रेडिंग विथ एनिमी, पहला, अगर किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है इंडिया का और उस देश के नागरिकों के साथ कोई व्यापारिक लेन देन या कोई डील की जाती है तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये वॉइड है। क्यों वॉइड है, क्यों पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन शत्रु देश को सहायता दे सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। हालांकि अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे दे तब ये ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, तब ये एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो इन्फ्लुएंस करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ताकि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जस्टिस या तो ना डिलीवर किया जा हो पाए या फिर जस्टिस डिले हो जाए, तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है।
एक एग्रीमेंट में एंटर करता है एक्स के साथ, तो एक्स क्या है, वो एक केस में एक के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, उसमें वो विटनेस है। और जो ए और एक्स एग्रीमेंट करते हैं उसमें ये है कि एक्स से सारा फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल फैक्ट्स हैं उसके पास, वो कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। स्टिफनिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम किया है तो ये कंपलसरी है कि उसको पनिश किया जाए, ठीक है। जो फिर एन एग्रीमेंट विच रिजल्ट्स इन द गिल्टी बीइंग स्पेयर्ड बाय लॉ इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि वो गिल्टी को कानून से बचा ले, तो ऐसा भी कानून, ऐसा भी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। एग्जांपल से देख लीजिए, ए ने बी को किल करने की कोशिश की और लेकिन फेल हो गया, ठीक है। अब बी एग्रीमेंट में एंटर करता है ए के साथ कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा, उसको बदले में उसको कुछ पैसा देगा वो। ये एक वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑफिशियल ड्यूटीज, an agreement where personal gains are made in defiance of official duties is opposed to public policy। अगर ऑफिशियल ड्यूटीज को तोड़ करके उसके अगेंस्ट जा करके उस पर्सनल गेन्स करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और वो वॉइड होगा, ठीक है। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, बी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए ताकि बी कुछ कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो बी के पास है वो ए को सप्लाई करे और कुछ उसको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इंटरफेरेंस विद पेरेंटल ड्यूटीज, किसी की पेरेंटल ड्यूटीज है उसको नॉन फुलफिलमेंट के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है, वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है, ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि ए के बच्चे की पढ़ाई रोक दी जाए, उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। जो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट द मैरिज ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इज वॉइड। ए ने बी को कुछ पैसा दिया ताकि वो ए के लिए एक वाइफ ढूंढ सके, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, कोई भी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और वो वॉइड है। पब्लिक ऑफिसेज सेल करने के लिए एग्रीमेंट है, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू गेट अ पर्सन अपॉइंटेड इन अ गवर्नमेंट जॉब इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई भी एग्रीमेंट हुआ कि किसी पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट करवा दिया जाएगा तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये तो 6 आइटम्स, ये टोटल 8 आइटम्स थे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अच्छा, अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ एग्रीमेंट्स स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा ही वो वॉइड डिक्लेयर्ड है, ठीक है। सेक्शन 10 में दिया है, सेक्शन 10 में दिया है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा अगर वो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर है, वेरियस सेक्शंस में। तो वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं, बहुत सरल सा है, टोटल 6 हैं। पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। अच्छा, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बी 10,000 रुपए देगा ए को और ए विल नेवर मैरिज हिज सन, ए कभी शादी नहीं करेगी बी के सन से, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है सेक्शन 26 में कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void।
और कोई लॉफुल एग्रीमेंट, लॉफुल ट्रेड बिजनेस है, प्रोफेशन है, और उसमें न एंटर करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड है। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि वो ए कभी भी मेडिसिन बिजनेस नहीं करेगा और उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलेंगे बी से, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। थर्ड है एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 28, एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स अ पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कोर्ट और लिमिट्स द टाइम फॉर सीकिंग लीगल रिकोर्स। कोई भी एग्रीमेंट हुआ, वो लीगल एग्रीमेंट था, उसमें लेकिन एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि इसमें अगर कोई वॉलेशन होता है इसका टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती, या फिर इतने समय के अंदर ही कोर्ट जा सकती है। ठीक है, लेट्स से 30 दिन 15 दिन के अंदर ही कोर्ट जा सकती है, उसके बाद नहीं जा सकती। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। Agreements where meaning is uncertain, section 29, agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। लेकिन अगर एग्रीमेंट ऐसा है कि उसका मीनिंग को सर्टेन बनाया जा सकता है, क्लियर कट बनाया जा सकता है पढ़ करके, तो फिर वो वर्ड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। लेकिन अगर उसकी मीनिंग अनसर्टेन है या उसको सर्टेन बनाया भी नहीं जा सकता, दोनों चीजें हैं, तो वो वॉइड होगा। एग्जांपल देख लीजिए, ए एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विद बी टू सप्लाई 100 लीटर्स ऑफ ऑयल। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि ए सप्लाई करेगा 100 लीटर ऑयल। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किस टाइप का ऑयल अप्लाई करेगा, जो सप्लाई करेगा, बहुत तरह के ऑयल होते हैं, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, मीनिंग सर्टेन नहीं है। एग्रीमेंट्स विद कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट, पूरा कंसिडरेशन वो अनलॉफुल नहीं है, एक कंसिडरेशन का एक हिस्सा अनलॉफुल है। ठीक है, सेक्शन 24 में दिया है, इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए के पास दो फैक्ट्रियां हैं, एक लीगल गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने की है, दूसरा इलीगल वेपन्स मैन्युफैक्चर करने की है। ठीक है, तो उसने बी को सुपरविजन के लिए लगाया, दोनों फैक्ट्रियों के सुपरविजन के लिए लगाया। तो अब इसमें एक सिंगल एक कंसिडरेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा इलीगल है। कौन सा? जो इलीगल वेपन्स मैन्युफैक्चर वाली कंपनी, वो जो फैक्ट्री है उसके सुपरविजन वाला, एक हिस्सा इलीगल है, एक हिस्सा लीगल है। और ए का जो प्रॉमिस है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इलीगल है। ठीक है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो हिस्से हैं, एक लीगल है और दूसरा इलीगल है, और ये संभव है कि दोनों को, लीगल और इलीगल पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है, तो वो जो लीगल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड रहेगा। और अगर संभव नहीं है अलग अलग करना, तो दोनों पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, दोनों ही पार्ट वॉइड हो जाएंगे। लास्ट आ जाते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 30 में दिया है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? वेजर इज एन एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट ओवर विच नन ऑफ द पार्टी हैज कंट्रोल। कुछ एग्रीमेंट हुआ कि मैं इतने रुपए दूंगा, उस इवेंट के ऊपर अगर इसका रिजल्ट ऐसा आया तो इतने रुपए दूंगा, ऐसा नहीं आया, उल्टा आया तो नहीं दूंगा। दोनों ही पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है उस इवेंट के ऊपर। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि ए टेल्स बी, आई विल गिव यू 5000 इफ इंडिया विन्स टुडेस क्रिकेट मैच, अदरवाइज विल गिव यू गिव मी 5000। मैं तुम्हें 5000 दूंगा अगर इंडिया जीत गई आज का मैच, और नहीं तो तुम मुझे 5000 देना। तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है और वॉइड है। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट सारे वॉइड होते हैं। यहाँ पे देखिए जो फायदा या नुकसान है, एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इवेंट क्या है? इंडिया का क्रिकेट मैच। ठीक है, और दोनों ही पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है उस रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, अब इस जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, दोनों ही पार्टी के पास फायदा कमाने या नुकसान खाने का चांस होता है।
किस बेसिस पे होता है, जो आउटकम आएगा उस इवेंट का, उसके बेसिस पे फायदा या नुकसान होगा। और दोनों ही पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, दोनों ही पार्टी एक चांस ले रही हैं, एक जुआ टाइप का खेल रही है। तो इस तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट सारे वर्ड होते हैं सेक्शन 30 में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।